क्या इस देश में नेटवर्क है? कौन है जो डिलीट करा रहा था? यानी जो सच्चाई है वो बताने से रोका जा रहा था, सच्चाई को पहुंचाने से रोका जा रहा था। ये कौन सा गैंग है ये पता लगाना जरूरी है। यही मदनी गैंग थे जो नहीं चाहते थे कि सच मुसलमानों तक पहुंचे। क्यों नहीं आपने समझाया मुसलमानों को कि ये बहुत बेहतर चीज है, अच्छी चीज है, करना चाहिए? मैं कह रहा हूं। आज समझा रहे हैं ना वो, कहां समझा रहे हैं? वो तो बोल के भाग गए। फिरारी आदमी है ये मार्केट में रुकने वाले में से नहीं है, ये अड़ने वाले नहीं है, ये लड़ने वाले नहीं है। ये तो सरकार के सामने सर गिनाकर सर का सौदा करने वाले सौदागर हैं ये। ठीक है, मुसलमानों के सौदागर हैं ये। अगर इनके अंदर गैरत है तो ये वापस मुसलमानों की तरफ लौट कर जरा बता तो दे। बोले तो कि एनआरसी बहुत अच्छा है और किया जाए। मुझे लगता है एनआरसी पर 15 मिनट ये तकरीर कर दें, 16वां मिनट चप्पल जूते की बारिश हो जाएगी इनके ऊपर। तो मौलाना महमूद मदनी साहब में अगर दम था, अगर वाकई ये ईमान वाले थे, हैं तो नहीं थे, अगर उस वक्त तो 2019 में शाहीन बाग के उस धरने में पहुंच जाते और धरने में पहुंच कर कहते, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मेरे मुसलमान भाइयों, मेरी मुसलमान माओ और बहनों और वो दादियों जो प्रसिद्ध हुई थी, मैं हाथ जोड़कर आपको समझाना चाहता हूँ, आप लोगों ने नहीं समझा। हमारे देश के इतने महान प्रधानमंत्री ने इतना महान कानून बनाया है, इस कानून को मुसलमानों को मान लेना चाहिए। तब आपने भारत के मुसलमानों को क्यों नहीं समझाया? तब और अब भी आपको चैलेंज कर रहा हूं हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब, अगर आप में राई के दाने के बराबर भी ईमान बचा हुआ है तो आप मुसलमानों को समझाइए। आइए, मैं न्योता देता हूं, मंच लगाता हूं, मैं बताइए 8700062129 मेरा नंबर है, फोन कीजिए। भारत के किस शहर में आप प्रोग्राम करना चाहते हैं, मैं उस शहर में आपका इंतजाम करता हूं। जरा आकर मंच से कहिए कि एनआरसी जो प्रस्तावित एनआरसी है, जिसको किसी ने अभी समझा देखा नहीं है, लेकिन मैंने जो देखा पढ़ा समझा है, तमाम त्रुटियों को छोड़कर केवल एक बिंदु उसके ऐसे हैं जिसमें रेवेन्यू रिकॉर्ड की बात कही गई है। प्रस्तावित एनआरसी में कहा गया है कि पहचान पत्र नो, आधार कार्ड नो, ड्राइविंग लाइसेंस नो, पासपोर्ट नो, बाप की नौकरी नो, कुछ भी नो, कोई नहीं माना जाएगा। हमारे पास बाबा का राशन कार्ड है, दादा का राशन कार्ड है, बोले नहीं चलेगा। अब रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब समझना है भक्तों को। रेवेन्यू रिकॉर्ड का मतलब आपके बाप दादे के नाम से ज़मीन का रिकॉर्ड कहीं भी खाता खतौनी में मिलना चाहिए। मैंने उस समय ये कहा था मुसलमानों से कि प्रस्तावित एनआरसी का विरोध आप कर रहे हो, ये आपके खिलाफ नहीं है, ये मुल्क के खिलाफ है, ये दलितों के खिलाफ है, या आदिवासियों के खिलाफ है। और मैंने स्वर्गीय रामविलास पासवान के सामने, चौधरी यामीन दक्षिणपुरी में गवाह है, वही हमको लेकर गए थे। कोई भी जाकर पूछ लेंगे, जो लोजपा के दिल्ली प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, तथ्य बता रहा हूँ। जाइएगा, उनका पनीर का दुकान है दक्षिणपुरी में, उनसे पूछिएगा क्या ये बात सच है जो आप इस गुलाम सरवर कह रहे हैं। रामविलास पासवान जी ने मीटिंग बुलाई थी और मैं गया था उसमें, और मैंने रामविलास पासवान जी के सामने जब बिहार की परिस्थितियां रखी तो रामविलास पासवान जी ने बेटे को बुलाया, चिराग पासवान को बोला मौलाना का नंबर नोट करो। मुझे इतने लोगों में मौलाना की बात समझ में आई। मैंने कहा बिहार में एक जाति हमारे यहाँ डोम, ठीक है, एससी में आता है, डोम जातियां सड़क पर हैं, पूरे बिहार में ही सड़क पर हैं। उनका पता ही नहीं चलता है कि उनके पूर्वज कहाँ से आए और उनका नस्ल चला कहाँ से। आज भी वो सूअर पालते हैं और बांस एक पेड़ होता है, बांस, बम्बू स्टिक अंग्रेजी में कहते हैं, बांस को कतर के सूप डगरा और उसका आइटम बनाते हैं जो घर में इस्तेमाल होता है और वही बेचते हैं घूम कर। और शादियों में हमारे यहाँ डोम ही बना कर देता है वो सब कुछ, जिसको रंग उंग करके लाल पीला, उसमें कपड़े उपड़े मिठाई सारा चीज़ लेकर जाते हैं, टोकरी टाइप की। वही पेशा डोम का। डोम 99.9% लैंड लेस है, उसके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है। मैंने कहा तब भी जब मुसलमान धरने पर था तो मैं पटना गया, वहाँ फुलवारी शरीफ में धरने में मेरी तकरीर हुई, बेगूसराय के धरने में मेरी तकरीर हुई, जहाँ भी तकरीर हुई मैंने ये बात रखी और मीडिया में मैंने ये बात रखी। और एक मैंने राइट हैंडेड यूट्यूब चैनल है हेडलाइंस इंडिया, उसमें मेरा बयान आया और आपको हैरानी होगी क्या नेटवर्क है इस देश के अंदर, क्या खेल है।
मेरा बयान 2 दिन में जब 16 लाख चला तो उसको डाउनलोड करके देश के बहुत माने जाने प्रतिष्ठित पत्रकार पुण्य प्रसन्न वाजपेयी ने अपने फेसबुक वॉल पर उसको चलाया और ये लिखा कि सीए एनआरसी पर ऐसी समझ हमने नहीं देखी। 13 घंटे के बाद वो वीडियो डिलीट कर दिया गया। कौन प्रेशर डाल रहा था पुण्य प्रसन्न वाजपेयी पर, क्यों डिलीट किया गया? उसके बाद जामिया का अपना एक पेज है जामिया टीवी के नाम से, उस पर चलाया गया। 22 लाख लोगों ने उसको 3 दिन में देखा, वहां से भी डिलीट कराया गया। क्या इस देश में नेटवर्क है? कौन है जो डिलीट करा रहा था? यानी जो सच्चाई है वो बताने से रोका जा रहा था, सच्चाई को पहुंचाने से रोका जा रहा था। ये कौन सा गैंग है ये पता लगाना जरूरी है। यही मदनी गैंग थे जो नहीं चाहते थे कि सच मुसलमानों तक पहुंचे। क्यों नहीं आपने समझाया मुसलमानों को कि ये बहुत बेहतर चीज है, अच्छी चीज है, करना चाहिए? मैं कह रहा हूं। आज समझा रहे हैं ना, वो कहां समझा रहे हैं? वो तो बोल के भाग गए। फिरारी आदमी है ये मार्केट में रुकने वाले में से नहीं है, ये अड़ने वाले नहीं है, ये लड़ने वाले नहीं है। ये तो सरकार के सामने सर गिनाकर सर का सौदा करने वाले सौदागर हैं ये। ठीक है, मुसलमानों के सौदागर हैं ये। अगर इनके अंदर गैरत है तो ये वापस मुसलमानों की तरफ लौट कर जरा बता तो दे, बोले तो कि एनआरसी बहुत अच्छा है और किया जाए। मुझे लगता है एनआरसी पर 15 मिनट ये तकरीर कर दे, 16वां मिनट चप्पल जूते की बारिश हो जाएगी इनके ऊपर। पर मुसलमान तो इनके पीछे है? कोई नहीं पीछे है, पीछे पड़ा हुआ है। पीछे नहीं है, पीछे पड़ा हुआ है। ये एक आवाज देकर रामलीला मैदान भर जाता है। इसीलिए तो सुशांत सिन्हा के वो 18 लाख वाले पे इनको इंटरव्यू देने की नौबत आ गई। इतने भी कहीं गिरते हैं। गुलाम सरवर पॉडकास्ट जिसका 2 करोड़ है, एनएफ वाला, वो 5 दिन तक लाइन लगाया तो 6ठे दिन में गया बोल कर आया। ठीक है, MNF या क्या NF है, ठीक है, 2 करोड़ सब्सक्राइबर है। सुशांत सिन्हा का 18 लाख सब्सक्राइबर है। ये आप अपने कद को खुद गिरा रहे हैं। कल को 18,000 वाले को भी इंटरव्यू देंगे। कल को इंटरव्यू देना बुरी बात नहीं है, लेकिन सुशांत सिन्हा और पॉडकास्ट, ये बात समझ में नहीं आती। ये कौन सा मैच फिक्स था भाई? ये क्या मतलब बनता है? सुशांत सिन्हा और पॉडकास्ट समझिए, रवीश कुमार को दे देते, अजीत अंजुम को दे देते इंटरव्यू, क्या परेशानी थी? यही बात अजीत अंजुम से बोल देते, लेकिन अजीत अंजुम तो इनको टाइट कर देता ना एनआरसी के मामले पे। अगर रवीश कुमार को ये देते इंटरव्यू तो रवीश कुमार तो इनको इतना टाइट करता है कि वहीं से टाइट हो जाते हैं। तो पुरानी दुश्मनी है ना मदनी खान, हमसे काहे को दुश्मनी रहेगा? हमारा क्या लेना देना? नहीं, मैं क्यों टारगेट करूं? मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, अब मैं कह रहा हूं प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं पहले कहता नहीं था, मैं कहता था कि मैं बात करता हूं, मैं कहता था मैं जिस समाज की बात करता हूं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैं जिस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं, जिस वर्ग का, मुसलमानों के, जिस दबे कुचले लोगों का, मुसलमानों में जो हाशिए पर लोग हैं, इनकी वजह से जिनके हाथों में कटोरे आए, वो समाज अब मुझे कह रहा है कि एकदम आंखें में आंखें डालकर बोलो। मुझे सैकड़ों फोन आ रहे हैं, रात 12 बजे रात तक मैं फ़ोन रिसीव करता हूं। परसों मेरा उन्नाव में प्रोग्राम है, 7 तारीख को मेरा पटना के फुलवारी शरीफ में प्रोग्राम है, 9 तारीख को मैं भागलपुर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर जा रहा हूं। तो मदनी साहब को यह समझना है, मदनी साहब के चेले को, कि गुलाम सरवर पैदल चलता है, सड़क पर चलता है, लेकिन गुलाम सरवर ने लड़कर, झगड़कर, अड़कर लोगों के बीच अपनी छाप छोड़ रखी है। एक बात, मैं ज़बरदस्ती अपनी तारीफ करना ही नहीं चाहता, मैं तो काम की बात करना चाहता हूं कि आपने एनआरसी के ऊपर जो समर्थन किया है, तो आपको मुसलमानों के बीच जाकर कहना ही पड़ेगा कि आपने समर्थन क्यों किया। सबसे पहले तो 1985 में कांग्रेस की सरकार ने एनआरसी का ऐलान असम के लिए किया था। असम अकॉर्ड जब साइन हुआ था तो प्रस्ताव रखा गया था कि भाई असम में एनआरसी कराया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने जिस एनआरसी की बात कही थी, कांग्रेस कहती है पर करती नहीं है। अगर कर दी होती तो ये विवाद ख़त्म हो गया होता, दफन हो गया होता। अफसोस ये है कि कांग्रेस ने कहकर, यानी उकसा कर छोड़ दिया। बाद के दिनों में जब भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार में आई तो उसने 2019 में इस कानून को लाया। अब जब 2019 में ये कानून आ गया तो मौलाना महमूद मदनी साहब को ये चाहिए था कि सरकार से सपोर्ट लेकर, बॉडीगार्ड लेकर, पैसे लेकर, कार लेकर, मांगते तो हैं ही भीख, पब्लिक से भी मांगते हैं, सरकार से भी मांगते हैं। ये सरकारी मंगता है। अब भीख मंगा तो मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा सा घटिया लफ्ज़ होता है। हाँ, तो इनको सबसे मांग चांग कर मुसलमानों के बीच जाना चाहिए था और मुसलमानों से ये अपील करनी चाहिए थी कि हज़रत जनाब
यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी प्रधानमंत्री आली जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब ने जो एनआरसी का कानून लाया है, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये कानून बहुत ही बेहतर है और मैं आप तमाम मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ कि आप लोग इसकी मुखालफत न करें। पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, क्या आसाम, क्या बंगाल, क्या दिल्ली, और दिल्ली का शाहीन बाग तो आप लोगों को याद ही है। कितने यूट्यूबर जो है वो करोड़पति हो गए, इतना बड़ा आंदोलन था वो। तो महमूद मदनी साहब तो मुझे पता है कि दिल्ली में ही रहते हैं, वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है, ITO में एक कोने पर है। आप लोगों ने भी देखा होगा। हाँ, वो जमीयत क्या, वो महमूद मदनी साहब का घर है वो। जमीयत क्या, मुसलमान का क्या? नहीं, आप जाओ और बोलो भाई जमीयत का दफ्तर है, तो इसमें तो हम लोगों का भी थोड़ा हक़ होना चाहिए। जमीयत तो पूरे मुल्क की तंजीम है, तो नाश्ता खाना ज़रा हमको लाइए। अभी रोक के 1 मिनट बता दूँ, मैं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर, अब उनके चेले जो अंधभक्त होंगे वो लिखेंगे तू क्या है। अबे तो तू क्या है, ये जो है इसका जवाब तो यही होता है कि तू क्या है। ये तू क्या है का जवाब ही होता है तू क्या। तो मैं गया महमूद मदनी साहब के दफ्तर, जमीयत के दफ्तर। मेरे साथ इस्माइल बाटली वाला थे, जो मुंबई के ताजिर हैं, व्यापारी हैं और इत्तेहाद मुहिम के नाम से तहरीक चलाते थे। हम लोग एक प्रस्ताव लेकर गए थे कि जो बिखराव है मुसलमानों के अंदर, सामाजिक संगठनों में और धार्मिक संगठनों में और राजनीतिक दलों में, जो मुस्लिम बेस पार्टियां हैं, उनको जो है आप पहल कीजिए, हम लोगों के साथ मिलकर हम चाहते हैं उनको इकट्ठा करना। तर्क ये दिया था इस्माइल बाटली वाला साहब ने और हम लोगों ने कि अगर आप किसी को दावत देना चाहते हैं, यानी दलितों को हम दावत देना चाहते हैं कि आप मेरे साथ आकर चुनाव लड़िए और इस मुल्क में संवैधानिक व्यवस्था हम लोग बनाएंगे, मनुवाद को हम परास्त करेंगे। तो दावत अगर हम किसी को दे रहे हैं तो दस्तरखान बिछाएंगे, भोज का इंतज़ाम करेंगे, टेबल लगाएंगे, कुर्सी लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, शामियाना लगाएंगे, तभी तो बुलाएंगे। तो हम जब बिखरे हुए हैं, अगर शादी घर में हो, दामाद उधर भाग जाए, बेटा उधर भाग जाए, बेटी उधर भाग जाए, बहू उधर भाग जाए, सास उधर भाग, तो मेहमान किधर भागेगा? फिर मेहमान भी तो भागेगा, मेहमान कहाँ रुकेगा? तो हम लोगों ने कहा कि पहले हम मुत्तहिद हो जाएं, हम यूनाइट हो जाएं, हमारा जो बिखराव है वो ख़त्म हो जाए और हम सब बैठे हैं। ओवैसी साहब बैठे हैं, डॉक्टर अयूब साहब बैठे हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बैठे हैं, मौलाना आमिर रशादी मदनी साहब बैठे हैं, एडवोकेट वसी साहब बैठे हैं और तमाम वो जो सियासी पार्टी चलाने वाले मुसलमान हैं वो एक जगह बैठे और जमीयत उलमा बैठे, जमात इस्लामी बैठे, जमीयत आले हदीस बैठे, उलमा मशाइख बोर्ड बैठे, देवबंदी बैठे, बरेली बैठे, शिया बैठे, सब बैठो और बैठ कर एक लाहे अमल तय करो कि हमारे इख्तलाफात जिन मुद्दों पर हैं वो किताबी हैं, वो इंटेलेक्चुअल के बीच डिस्प्यूट है। आम लोग, आम शिया, आम सुन्नी, आम बरेलवी, आम देवबंदी को इससे कोई लेना देना नहीं है। वो तो सीधी सी बात जानता कि मैं मुसलमान हूँ। तो आप सब एक हो जाइए, आपके जो किताबी इख्तलाफात हैं वो आप खुद अपना डिस्कस कीजिए, बहस कीजिए, मगर आम मुसलमानों को आप कहिए कि जी हम लोग एक हो गए, तुम लोग एक हो जाओ। फिर दलित नेताओं को आप निमंत्रण दीजिए, फिर आप बहन जी को निमंत्रण दीजिए, फिर चंद्रशेखर जी को दीजिए, फिर मेश्राम जी को दीजिए, फिर प्रकाश अम्बेडकर जी को दीजिए, सबको बुलवाइए और कहिए हम लोग तो एक हो गए, आप लोग भी एक हो जाइए। बताइए ऐसा फार्मूला अब तक के इतिहास में स्वतंत्र भारत में किसी ने दिया क्या? ये फार्मूला मौलाना महमूद मदनी साहब को, मौलाना अरशद मदनी साहब को, जमात इस्लामी को, जमीयत अहले हदीस को और तमाम तंजीमों को और तमाम पार्टियों को हम लोगों ने दिया। मैं ये वाक़या इसलिए सुना रहा हूँ कि जब देने गए हम 7 लोग, तो जमीयत उलमाए हिंद ने एक पानी का गिलास पेश नहीं किया, एक गिलास पानी नहीं पिलाया। अब मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जब तुम ख़ास लोगों को फिर भक्त कहेंगे कि तुम कौन हो, तो उसका जवाब भी है तुम कौन हो। जब हम जैसे वो लोग जिन्होंने अपना कीमती वक्त बच्चों पर न लगाकर समाज पर लगाया है और हम जा रहे हैं, हमें एक गिलास पानी से नहीं पूछा जा रहा है, इसका मतलब कि आम मुसलमानों को खड़े होने की भी वहाँ पर इजाज़त नहीं है। तो फिर कौन सी जमीयत है? वो तो मौलाना महमूद मदनी का घर है वो। बहरहाल अब आप लाइन पर आइए जहाँ से सवाल शुरू हुआ था।